नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ संध्या। आप सभी का बहुत-बहुत अभिनंदन है। स्वागत है परिचर्चा की इस कड़ी में। आज बहुत खास दिन है और बहुत खास विषय पर बातचीत करने हम आए हैं परिचर्चा में। 197 157 क्षमा चाहती हूँ, 157वीं कड़ी में आप सभी का स्वागत है। देखते-देखते समय कैसे उड़ गया, पंख पसारे पता ही नहीं चला और निर्बाध ये परिचर्चा चलती जा रही है। अलग-अलग विषयों पर हमने बात की है, लेकिन आज हम उस सपूत को नमन करने आए हैं, उस युग पुरुष की बात करने आए हैं, जिन्होंने इतिहास सिर्फ रचा ही नहीं, इतिहास और भारत को एक नई दिशा भी दी। जी हाँ, आज एक और खास दिन है क्योंकि आज स्वामी विवेकानंद जी का भी जन्मदिन है, तो उन्हें भी हम अपने पटल के माध्यम से नमन करते हैं और जिस युग पुरुष की बात हम कर रहे हैं, जिनके बारे में आज परिचर्चा करने हम आए हैं, उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। उन्होंने हरित क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, श्वेत क्रांति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री बने। समझ गए होंगे, जी हाँ, मैं युग पुरुष लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बात कर रही हूँ। 2 साल के कार्यकाल में भारतीय अगर राजनीति की बात करूँ तो एक नया मोड़ उन्होंने दिया। बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो हम अपनी किताबों में पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, लोगों से बातचीत होती है, तो हमें पता चलता है, लेकिन कुछ ऐसी बातें भी हैं उनके बारे में जो आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे क्योंकि हमारे साथ डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी मौजूद हैं जो कि इतिहासकार हैं, कई बार हमारे कार्यक्रम में आए हैं और बहुत दिलचस्प जानकारियाँ उन्होंने दी हैं। बहुत सारे युग पुरुष के बारे में, बहुत सारे ऐसे अ, विषयों पर उनकी जो महत्वपूर्ण भूमिका रही है हमारी परिचर्चा में, जिसकी वजह से 4 चाँद लगे हैं और भी वक्ता के रूप में हमारे साथ। देखिए, जय जवान जय किसान का नारा दिया था उन्होंने और हमने कोशिश की है कि हम जवान को भी आज के कार्यक्रम का हिस्सा बनाएँ और किसान को भी कार्यक्रम का हिस्सा बनाएँ। शायद हिंदी साहित्य संस्थान की यही खूबसूरती है कि हमेशा जब परिचर्चा होती है, जो विषय होता है, उसी विषय के अनुरूप हम वक्ता को आप सभी के समक्ष लेकर आते हैं। अगर हम बात करें लाल बहादुर शास्त्री जी की, तो आज उनकी जो पुण्यतिथि है, वो 59वीं पुण्यतिथि है। चूँकि उनकी पुण्यतिथि कल हो चुकी है, उसी के उपलक्ष्य में श्रद्धांजलि स्वरूप आज का कार्यक्रम हमने आयोजित किया है, क्योंकि 11 जनवरी को ताशकंद में उनका देहांत हुआ था। एक बच्चा जिन्हें नन्हे के नाम से पुकारा जाता था, उनके घर के जो सदस्य थे वो नन्हे कहा करते थे, वो नन्हा-सा बच्चा इतिहास में अमर हो गया। उन तमाम बातों पर आज हम ज़रूर गौर करेंगे क्योंकि कैसे वो शास्त्री बने, कैसे विद्यापीठ में उन्होंने शास्त्री की शिक्षा प्राप्त की और जहाँ उनको काशी विद्यापीठ के द्वारा उन्हें शास्त्री की उपाधि दी गई और उन्होंने अपने नाम से श्रीवास्तव हटाकर शास्त्री रख लिया। ये सब बातें हम सब जानते हैं। कुछ तो ऐसी बातें हैं जो हम नहीं जानते और इस परिचर्चा के माध्यम से जानेंगे। तो बिना समय गवाए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अपने वक्ताओं को हम लेकर आते हैं और किसान की बात कैसे ना करूं। और किसान को तो विशेष आभार मैं इसलिए व्यक्त करना चाहती हूँ, देना चाहती हूँ पूरी हिंदी साहित्य संस्थान की टीम्स की ओर से। उनकी तबीयत खराब है, फिर भी वो हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं, तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं। नमक सत्याग्रह हो या असहयोग आंदोलन हो, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई है। शास्त्री जी को श्रद्धांजलि देते हुए, उन्हें याद करते हुए, उन्हें नमन करते हुए सबसे पहले मैं डॉक्टर श्रीनिवासन अय्यर जी को आमंत्रित करती हूँ हमारे इस पटल पर, क्योंकि वो वरिष्ठ साहित्यकार ही नहीं है, वो प्रकांड विद्वान भी है। वो अपने विचार रखेंगे इस परिचर्चा में अपने इस खास विषय पर, तो हम उन्हें आमंत्रित करते हैं। बहुत खूबसूरत कलाकार है, बहुत खूबसूरत कलाकार मैं उन्हें कह सकती हूँ, क्योंकि अच्छी चीज़ों को तो सब बनाते हैं, लेकिन खराब चीज़ों को, जो चीज़ें
देखने लायक है, उन सारी चीज़ों को एकत्रित करके एक खूबसूरत आकृति देना, एक सही मायने में जो कलाकार होता है, वो कलाकार डॉक्टर श्रीनिवासन अय्यर हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत अभिनंदन, बहुत-बहुत स्वागत है। और बहुत डॉक्टर तहे राकेश दिल कुमार से आर्य जी, हुँ, आपका स्वागत राकेश बहुत-बहुत जी का। अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ, क्योंकि हमारे आग्रह पर आप उपस्थित होते हैं और आपके जो ज्ञान का जो भंडार है आपके पास, उस ज्ञान से हम बहुत अपने आप को, ये पटल ही धन्य नहीं होता, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी जो जानकारियाँ आपके द्वारा प्राप्त होती हैं, तो तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं हमसे जुड़ने के लिए और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। हमारे साथ हमारे किसान भाई मौजूद हैं, रीवा मध्य प्रदेश से सत्येंद्र कुमार शुक्ला जी, और आपका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, तबीयत खराब होने के बावजूद आप हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बने। शायद परिचर्चा बिना शुरू हुए सार्थक हो गई है आज, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत-बहुत अभिनंदन है, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही इस परिचर्चा में हम बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन पटल के उस पार बहुत सारे दर्शक जुड़ गए हैं, तो मैं एक बार उनका अभिनंदन करती हूँ और आज की परिचर्चा हम शुरू करेंगे। हमेशा की तरह सर्वप्रथम डॉक्टर पुष्पलता तरेजा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आदरणीय प्रदीप गौतम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन। डॉक्टर विनीता साहनी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। बहुत सारी आईडीज़ आने वाली हैं, क्योंकि बहुत सारे नाम मुझे नहीं दिख रहे हैं, और लेकिन उपस्थिति हो गई है, तो सभी का अभिनंदन है जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और युग पुरुष लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में आज हम चर्चा करने आए हैं, क्योंकि चूंकि आप इतिहासकार हैं, आपके पास आने से पहले मैं चाहूंगी कि डॉक्टर श्रीनिवासन अय्यर जी, और आपके पास 10 मिनट का समय है, आप अपने वक्तव्य रखें, क्योंकि हो सकता है जो चीजें आपसे छूट जाए, वो इतिहासकार उन चीजों को पकड़े और आदरणीय आर्य सर उस चीज को आगे बढ़ाएं। तो मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आप बोले। मुझे लगता है कि सत्येंद्र जी का संपर्क हमसे टूट गया है, और आप लोगों को एक विशेष बात भी बताना चाहती हूँ कि जैसे कि शुरू में मैंने कहा था कि जय जवान जय किसान का उन्होंने नारा दिया। हमारी ये कोशिश रही है कि किसान भी इस परिचर्चा में मौजूद हो और जवान भी मौजूद हो, लेकिन जिस जवान की मैं बात कर रही हूँ वो अभी कश्मीर में, वो कर्नल है, और कश्मीर में अभी उनकी पोस्टिंग है, कश्मीर में कार्यरत हैं। और लेकिन उन्होंने बहुत सुंदर सा संदेश देते हुए एक वीडियो भेजा है जो हमारे शास्त्री जी के बारे में है, तो वो थोड़े समय में मैं उस वीडियो को जरूर आप तक पहुंचाऊंगी। तब तक मैं अय्यर साहब से गुजारिश करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि वो अपने वक्तव्य रखें आज की परिचर्चा में, जिस प्रकार हम उन्हें याद कर रहे हैं, युग पुरुष के रूप में याद कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत तहे दिल से शुक्रिया भी और अभिनंदन भी प्रिय विभा जी। मैं तो आपको विभा भी बोलता हूँ, वसुधा भी हैं आप। और इतना सुंदर कार्यक्रम, 157वां एपिसोड आप पूरी कर रही हैं, उस उपलक्ष्य पे भी मैं आपको साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और एक ये जो अवसर मुझे आपके सौजन्य से मिला है आर्य साहब को सुनने का, मैं उनको सुनने के लिए लालायित हूँ। बतौर इतिहासवेत्ता उनकी बातें बहुत मायने रखेंगी, महत्व रखेंगी। मैं तो बहुत अत्यल्प शब्दों में ही अपनी बात कहूँगा, क्योंकि मूलतः मैं, जैसा आपने परिचय में भी बताया था, कि मैं कलाकार हूँ, और कलाकार अपनी दुनिया में खोया हुआ होता है। तो मुझे राजनीति और राजनेताओं में न तो बहुत अधिक रुचि थी, न गति है। फिर भी जैसा कि हम जिस युग पुरुष को याद कर रहे हैं, हम युग पुरुष कह रहे हैं ना, तो कोई व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो बरबस अपनी प्रतिभा से, अपने चुंबकीय आकर्षण से, आकर्षण शब्द ही कर्षण शब्द से बना है। कर्षण और संस्कृत, चूंकि संस्कृत का विद्यार्थी हूं तो मुझे तो इस शब्द पे भी ध्यान जाता है, जो खींचे, कृष धातु से बना, और कृष से ही कृषि बनी है, कृषक बना है,
आज तो हमारे किसान भाई भी साथ में है ना, जवान भाई भी, हम सुनेंगे उनको भी। तो जमीन और जमीन से जुड़े हुए हर चीज के साथ सौंधेपन के साथ जुड़ना, वो व्यक्ति का व्यक्तित्व गढ़ता है। हवा में उड़ना नहीं, जमीन से, जड़ों से, वो जो कहते हैं डाउन टू अर्थ। तो हम आज जिस युग पुरुष के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिसको हम नमन कर रहे हैं, जिसको बहुत आदर और पुलक और रोमांच के साथ हम स्मरण कर रहे हैं, सबसे पहले मैं उन महामना शास्त्री जी को नमन करता हूँ। शायद भारतीय इतिहास में जो विरल व्यक्तित्व रहे हैं उनमें से एक। मुझे कुछ राजनीतिक व्यक्तित्व जो प्रभावित करते हैं, उनमें कलाम साहब थे, डॉक्टर करण सिंह हैं, लाल बहादुर शास्त्री उनमें से अप्रतिम हैं। और जैसा आपने बहुत कुछ अपने प्रारंभ में ही परिचयात्मक अपनी टिप्पणी में कह दिया था विभा की, वो नन्हे के नाम से जाने जाते, और श्रीवास्तव सरनेम भी उन्होंने जीता, क्योंकि वो जाति के, ये जातिवाद की जो एक संकीर्ण मानसिकता है, उस मानसिकता से बहुत ऊपर थे। संकीर्णताओं में रह करके हम न तो हम खुद को कहीं पहुंचा सकते हैं, दम्भ भले ही पाल लें, हम भले ही पाल लें, और न ही हम समाज के लिए, देश और राष्ट्र के लिए कुछ कर सकते हैं। तो उन सब संकीर्ण दायरों से परे एक विस्तृत पटल पर किसी की व्याप्ति थी, किसी राजनेता की, जिसे हम आज याद कर रहे हैं, तो वो ऐसे युग पुरुष लाल बहादुर शास्त्री थे। आप सोचिए, 16 साल की उम्र होती ही क्या है। फिल्मों में तो हम गाने सुनते हैं 16 बरस का, 17 बरस की। नहीं 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 नहीं, 16 बरस में इंसान कितनी ऊंचाई और गहराई के साथ जीवन को राष्ट्र के लिए समर्पित कर सकता है, यह एक बड़प्पन शास्त्री जी में था। चाहे वो असहयोग आंदोलन से उनका जुड़ाव रहा हो, या कि लाला लाजपत राय की लोक सेवा मंडल के अध्यक्ष के तौर पे उनके कर्तव्य रहे हों। वो न केवल इस देश के थे, बल्कि अब देखिए, अपनी आखिरी सांस भी वो विदेश में जाते हैं और लौट करके भारत भूमि में ही, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गए देश के लिए ही, जन्मभूमि के लिए ही, और अपने आप को उन्होंने आहुति दी। आंखें बंद करके खुले दिल वाला ये इंसान लौटा था। भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री के रूप में उनका जो योगदान था उस युग पुरुष का, अभी आपने जिक्र किया था ना, हरित क्रांति और श्वेत क्रांति। दुनिया में हम श्वेत क्रांति के जब प्रसंग में याद किए जाते हैं, या अखबारों के पन्ने या पत्रिकाओं में, इंडिया टुडे में सालों पहले प्रोफेसर कुरियन, जिनको श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है, अमूल के सर्वे सर्वा, लेकिन ये सूत्र जो दिया गया था वो शास्त्री साहब के समय में दिया गया था। वो व्यक्ति जो जमीन से जुड़ा हुआ है, वो जो खेती हर परिवार से आता है, वो नन्हा जो नदी तैर करके और विद्यालय में जाता है पढ़ने के लिए, देखिए ये है जिंदगी के साथ एक 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 बुनियादी जुड़ाव। तो ये बुनियाद उनके उसमें हमेशा थी। सादगी, सादगी की क्या प्रतिमूर्ति थी। ऐसे विलक्षण व्यक्ति का मिलना बहुत मुश्किल है। और तो और शास्त्री जी की तो ठीक है, मुझे एक बात और जहन में जी, एक बात और जहन में आ रही है कि उनके पिताजी बहुत छोटी सी उम्र में चले गए थे, बावजूद उसके वो बिखरने के बजाय उन्होंने अपने व्यक्तित्व को इतना निखारा बिना पिता के। ये भी एक प्रेरणा का एक प्रेरणा देने वाली चीज है। बहुत अनुकरणीय, बहुत स्तुत्य है ये उदाहरण जो है ना, हम सबके लिए बहुत संबल देने वाला है। पिता का साया उठ जाए और वो बच्चा किस संघर्ष के झंझावातों को झेलते हुए आगे बढ़े और एक उच्च मुकाम पे पहुंचे। रेल मंत्रालय में ही नहीं, विदेश मंत्रालय में भी, गृह मंत्रालय में भी जो उनका अविस्मरणीय योगदान रहा है, सादगी के साथ, है ना, ये है ना, वो कहते हैं ना,
थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली, जमीन के साथ जुड़ाव और वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अपना अवदान। तो ये था शास्त्री जी का। तो श्वेत क्रांति और हरित क्रांति के सूत्रधार प्रणेता रहे हैं शास्त्री जी। मैं उनको बहुत नमन करता हूँ। मुझे तो याद आता है एक प्रसंग जो मैंने कभी शायद साप्ताहिक हिंदुस्तान या किसी में पढ़ा था। एक घटना थी दिल्ली की ही विभाग कि सड़क पे चलते हुए कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो गया, लहूलुहान हो गया। गाड़ियां आ रही थी, जा रही थी, लोग देख करके आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इतने में एक कार आकर के रुकती है, एक महिला उतरती है, अपने ड्राइवर को बाहर बुलाती है, उस घायल व्यक्ति को लेकर के अस्पताल पहुंचाती है बिना अपना नाम और बताए हुए। बाद में पता चलता है वो श्रीमती ललिता शास्त्री थी। बोलिए क्या साहचर्य था उनमें, है ना। कहते हैं ना, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। तो शास्त्री जी को शास्त्री जी बनने में शायद वो विद्यापीठ और गुरुओं की, या जिनको वो आदर्श मानते थे, एनी बेसेंट और महात्मा गांधी और विवेकानंद, उनके साथ साथ उनको वो उत्तुंगता, वो ऊंचाई पहुंचाने में उनकी जीवन सहधर्मिणी ललिता जी का भी था। उनके बच्चे हम जानते हैं, सबके नाम सारा आजकल तो सब चीजें अवेलेबल हैं गूगल पे और यूं। और हमारे साथ तो हमारे विद्वान, हमारे इतिहासज्ञ आर्य साहब विराजे में हैं। तो हम तो उनसे सुनेंगे। मैं बस इस अवसर का फायदा विभा आपको धन्यवाद देते हुए इसलिए देना चाहता हूँ कि मुझे अच्छे श्रोताओं को, ये यंग, ये कृषक जो बता रहे हैं आप, बच्चा है ना, कितनी उसमें खूबी होगी आप सोचिए, है ना। मैं जब कॉलेज में पढ़ाता था, बच्चों से पूछा था, और अक्सर करके मैं चूंकि संस्कृत पढ़ाता था और मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे आते थे आसपास के गाँव के, और उनसे जब मैं पूछता था शुरू में, जैसे इंट्रोडक्शन में, क्या करते हैं पापा, तो कहते थे कुछ नहीं करते। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है कुछ नहीं करते? सर खेती करते हैं, दबी हुई आवाज में। मैं कहता था तुम गर्व के साथ जिस चीज को कहना चाहिए उसको तुम ऐसे फुसफुसाते हुए दबे हुए अंदाज में कहते हो। मैंने कहा जमीन, जमीन के मालिक हैं हम, जमीन से हम उपज लेते हैं, हम अन्नदाता हैं। कि हम राजाओं को और शासकों को हम अन्नदाता कहते आए किसी राजतंत्र के युग में, लेकिन असली अन्नदाता कौन है, असली हीरो कौन है? सैनिक हैं, कृषक हैं। उनकी महत्ता को स्वीकारा, उनकी महत्ता को रेखांकित किया, उनके कल्याण के लिए क्षेमप्रद योजनाएं बनाई, उनको क्रियान्वित किया। ऐसे थे हमारे लालों के लाल, गुदड़ी के लाल, लाल बहादुर शास्त्री। उनको शत शत नमन, और पुनः मेरा हार्दिक धन्यवाद आप सभी को। हार्दिक बहुत अभिवादन। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आदरणीय अय्यर साहब, बहुत अच्छी बात आपने कही। गुदड़ी के लाल, ये एक ऐसा एक मुहावरा बन गया है सबके लिए, वैसे लोगों के लिए जो जमीन से उठकर आसमान तक पहुंचते हैं, उन्हें कहा जाता है। और ये जो संज्ञा दी जाती है वो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं उसके पीछे। तो एक मुझे लगता है बेहतरीन विचारधारा के जो विचारधारा, मुझे लगता है आर्य जी इस बात से सहमत होंगे कि वो एक शास्त्री जी एक विचारधारा है जो हर किसी न किसी ऐसे व्यक्ति के मन में पनप रही है आज भी, जो चाहते हैं कि देश के लिए कुछ बेहतर करें, देश के लिए अच्छा करें। और इस पटल के माध्यम से मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूँ कि बड़ा दुर्भाग्य है कि उनकी जो मृत्यु हुई वो इस कदर हुई, और वो उन चीजों तक हम पहुंच नहीं पाए हैं अभी तक। ये मुझे लगता है इस पटल के माध्यम से एक कोशिश, हमारी अपील रहेगी आगे की, इस तरह से जो धुंधली जो तस्वीर है वो तस्वीर सामने हो, साफ हो, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और पटल के उस पार अगर हम देखें तो बहुत सारे दर्शक जुड़ गए हैं, उनका हम अभिनंदन करते हैं। और सत्येंद्र जी के पास चलते हैं क्योंकि वो बैठ नहीं पा रहे हैं, बहुत तकलीफ में हैं। लेकिन मैं पुनः धन्यवाद आपको करती हूँ और आपकी जिजीविषा को मैं प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। और आपके पास आती हूँ, आपसे कुछ बात करेंगे। उससे पहले हमारे साथ हमारे पटल के जो
मुख्य सलाहकार हैं आदरणीय सुरेंद्र शर्मा सागर जी जुड़ गए हैं, अभिनंदन करती हूँ। देवेंद्र सिंह आर्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। हमारे साथ राजीव अग्रवाल जी जो हमारे पटल के संयोजक हैं जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत। रेखा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। और हमारे साथ कल्पना जी जुड़ गई हैं, दिनेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, धर्मेंद्र सिंह जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत, प्रदीप गौतम जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, और इस कार्यक्रम को आप ज्यादा से ज्यादा जो समूह में जिससे आप जुड़े हुए हैं वहां आप साझा कीजिए, ताकि और भी लोगों को जो बेहतरीन जानकारी हम इस पटल के माध्यम से देना चाहते हैं वो वहां तक जरूर पहुंचे। और सत्येंद्र जी पुनः आपका अभिवादन करती हूँ। जय जवान जय किसान का नारा दिया था शास्त्री जी ने, और किसान है तो हम सब हैं, क्योंकि आप हमारे अन्नदाता हैं। तो अन्नदाता को हम प्रणाम करते हैं और आपका पुनः अभिनंदन करती हूँ। क्या कहना चाहते हैं आप शास्त्री जी के बारे में? आप अपने वक्तव्य रखिए, आपका बहुत स्वागत है। शास्त्री जी के बारे में जितना भी कहा जाए तो बहुत कम कहलाएगा, क्योंकि शास्त्री जी ने जो किया है किसानों के लिए, वो शायद आज उस कद के नेता कोई भी नहीं है। जिस एमएसपी के लिए लगातार किसान लड़ाई लड़ रहा है, वो एमएसपी शास्त्री जी की देन है। एमएसपी शास्त्री जी पहले दे चुके थे, धान गेहूं के लिए एमएसपी वो पहले तय कर चुके थे। जैसे श्वेत क्रांति और हरित क्रांति, इनकी दोनों की बात हुई, तो ये भी शास्त्री जी की ही देन है। किसान तो ताजन में ऋणी रहेगा शास्त्री जी के लिए। उसके साथ जय जवान जय किसान का जो नारा है, तो जय जवान के लिए शास्त्री जी का भी बहुत बड़ा योगदान। 1965 के युद्ध में कर्नल हरबख्श सिंह जनरल थे, जनरल हरबख्श सिंह जी, उनकी पीठ थपथपाते हुए लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि आपको अस्त्र शस्त्र देने की तो बात बहुत दूर है, मैं आपको 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकता, लेकिन उसके बाद भी आपके बलबूते पे में मुझे देश को जवाब देना है। तो जनरल हरबख्श सिंह जी ने कहा था कि आप मेरा हौसला इतना बढ़ा दिए हैं कि अब अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं, पाकिस्तान का सीना में नाखूनों से चीर डालूंगा। ऐसे उत्साह के धनी थे, ऐसा उत्साह वर्धन करते थे। किसान के लिए जो नए बीज दिलवाए वो शास्त्री जी की ही देन थी। 18,000 टन बीज पहली बार विदेश से आया यहाँ, वो शास्त्री जी की देन थी। और अमेरिका का जो जिस गेहूं को जानवर नहीं खाते थे, उस गेहूं को यहाँ भारत भेजा जाता था। तो शास्त्री जी ने कहा ये तो एक तरह से गाली है, इसको बंद किया जाए। वो पूरे देश में अपील किए थे कि 1 महीने का खाद्यान्न अपने देश में घटता था, तो सबसे निवेदन किए थे कि अगर हफ्ते में आप 1 दिन व्रत रखिए, खाली अनाज न खाइए। और जब शास्त्री जी वापस आए तो पता चला कि उनके घर में भी व्रत चल रहा था, कि आज व्रत है, आपने कहा है तो पूरे देश में व्रत चल रहा है। हमारे गांव तक ये व्रत चलता था। मेरे पिताजी अभी हैं, 95 साल उम्र है पिताजी की, तो बताते हैं कि हम लोग भी उस समय व्रत रखते थे शास्त्री जी के कहने पे, शिक्षक थे मेरे पिताजी। तो शास्त्री जी के बारे में जितना भी कहा जाए बहुत कम है। वो 4 फीट के छोटे कद के जरूर थे, लेकिन बहुत बड़े आदमी थे। मैं ये कहूंगा 4 कद के थे लेकिन बहुत बड़े आदमी थे वो जी। बस शास्त्री जी के लिए बहुत बहुत श्रद्धांजलि, और आप सबके लिए कोट सा धन्यवाद, साधुवाद, जो हमें इस मीटिंग में शामिल किए। और बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप गौतम जी का, जिन्होंने मुझे ऐसा अवसर दिलवाया। मैं हमेशा तन मन धन हर तरह से जुड़ने के लिए, आप सबके सहयोग के लिए तत्पर रहूंगा। जय जवान जय किसान। सत्येंद्र जी बहुत बहुत आभार आपका। आपकी तबीयत खराब है, बावजूद उसके उसी जिस जोश से शास्त्री जी कार्य किया करते थे, वही जोश इस किसान के अंदर आज देखने को मिल रहा है। ये भी अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इस तरह के लोग हैं। तभी कहते हैं ना कि बुरे लोग अगर हैं तो अच्छे भी हैं, तभी तो जो प्रकृति है वो चल रही है। और सत्येंद्र जी हमारे साथ बने रहे। अगर आप स्वस्थ महसूस कर रहे हैं हमारे साथ तो आप रहें, अगर नहीं तो आप
भारी मन से मैं आपको विदा करूँगी, क्योंकि बहुत सारी बातें हम चाह रहे थे कि आप सुने और आप जानें और आप कहें भी। तो अब बारी आ गई है हमारे डॉक्टर साहब की, डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी की, जिनके वक्तव्य सुनने के लिए भीड़ लगी हुई है। बहुत सारे लोग हैं जुड़े हुए हैं जो चाहते हैं कि शास्त्री जी के बारे में, क्योंकि शुरू में ही मैंने जब हमने तय किया कि हम इस विषय पर बात करेंगे, क्योंकि कल उनकी पुण्यतिथि थी, तो मन में एक विचार आया कि हमारे कार्यक्रम के माध्यम से उनके बारे में वो चीज़ें सामने आएँगी, वो बातें सामने आएँगी, जो ना तो गूगल पे दिखाई देंगी, ना किसी किताब में होंगी, क्योंकि हमारे आर्य जी हैं, वो बहुत बड़े जिसको रिसर्चर कहते हैं ना, वो अनुसंधान करते रहते हैं, वो चीज़ें तलाशते रहते हैं, तराशते रहते हैं, तो वो बहुत चीज़ें सामने आएँगी ऐसी जो आज तक हम शायद नहीं जान पाए हों। तो मैं आपका बहुत-बहुत अभिवादन करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप इस विषय पर प्रकाश डालें और वो बातें कहें जो शायद हम नहीं जानते हों। बहुत-बहुत स्वागत। समय कितना रहेगा बहन जी? बोलना कितना है? समय कितना आपके है पास अभी समय? बहुत समय है। समय है आपके पास, आप बोलिए। मंच पर विराजमान मेरे से पूर्व में वक्ता रहे आदर और सम्मान के योग्य डॉक्टर श्रीनिवासन अय्यर जी कलाकार हैं, लेकिन बहुत सुंदरता के साथ उन्होंने अपना विषय प्रस्तुत किया है। मैं उनको हृदय से नमन करता हूँ। हमारे किसान भाई शुक्ला जी जुड़े हैं और बावजूद बीमारी के जुड़े, प्रभु से प्रार्थना है कि यथाशीघ्र आप स्वस्थ हों। आपके देशभक्ति के जज्बे को आपने अपने ड्रेस से भी दिखा रखा है। मैं आपको भी सलाम करता हूँ, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जी के लिए जय जवान और जय किसान का जो बहन जी बोल रही हैं, ये नारा जो उन्होंने दिया था, तो जवान भी प्राथमिकता पर था और किसान भी प्राथमिकता पर था। और आप के भीतर वो भाव है, वो जज्बा है, वो टैलेंट है, ये देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा। ये कार्यक्रम हम जो आयोजित कर रहे हैं हिंदी साहित्य संस्थान की ओर से कर रहे हैं, और उसकी अध्यक्षा के रूप में हमारी आदरणीय बहन विभा जी, वैभवी जी इसका संचालन कर रही हैं और बहुत ही कुशलता के साथ कर रही हैं। लग रहा है कि जैसे वो एक संसद को चला रही हैं। बहुत अच्छा। और ये आपके भीतर विशेषता है, जब भी मैं कभी जुड़ा हूँ, आप बहुत अच्छे तरीके से संचालन करके लोगों को समायोजित करती हैं, जोड़ती हैं। ये हर व्यक्तित्व में नहीं होता है। तो मैं आपके इस प्रयास का भी अभिनंदन करता हूँ और आपको बधाई भी देता हूँ। और क्योंकि आप छोटी बहन हैं, तो आपको आशीर्वाद भी देता हूँ कि आप इसी प्रकार से आगे बढ़ती रहें। ये माँ भारती की सेवा है, ये देश की सेवा है, ये धर्म की सेवा है, ये राष्ट्र की सेवा है, ये मानवता की सेवा है। ये विलुप्त इतिहास को पुनर्जागृत करने का एक संकल्प है, उन मूल्यों को स्थापित करने का संकल्प है जिनकी इस देश को आवश्यकता है। और इस देश को नहीं, इस मानवता को, इस भूमंडल को आवश्यकता है। बहुत अच्छा लगता है, आप इसी तरीके से आगे बढ़ें। अब विषय पर आते हैं। मैं जितने भी सम्मानित साथी इस कार्यक्रम में बहन भाई जुड़े हैं, उनके प्रति भी हृदय से नमन करता हूँ। देखिए, लाल बहादुर शास्त्री एक विलुप्त अध्याय है। जितना हमने सुना है उससे कहीं कई गुना वो विलुप्त कर दिए गए हैं और जानबूझ करके एक षड्यंत्र के अंतर्गत किए गए। और इस बात को हमें स्वीकार करना चाहिए और डंके की चोट कहना चाहिए। यदि हम नहीं कहेंगे तो कहेगा कौन? क्योंकि जिन जालिमों ने देश के रक्षकों का अपमान करते हुए उनको गहरे गड्ढे में दबाया, उनसे बड़ा पापी कौन होगा इस देश में?
उनकी तुर्बत पर एक दिया भी नहीं जिनके खून से जले थे चिरागे वतन। उनकी तुर्बत पर एक दिया भी नहीं जिनके खून से जले थे चिरागे वतन। आज दमकते हैं उनके मकबरे जो चुराते थे शहीदों का कफन। बहुत बड़ा षड्यंत्र है देश का, और इस षड्यंत्र को समझने की आवश्यकता है। समय रहते समझना होगा। शहीदों के खून का असर देख लेना, शहीदों के खून का असर देख लेना, मिटा देगा जालिमों का घर देख लेना, मिटा देगा जालिमों के घर देख लेना। झुका देंगे गर्दन को खंजर के आगे, झुका देंगे गर्दन को खंजर के आगे। खुशी से कर देंगे सर देख लेना, खुशी से कर देंगे सर देख लेना। उन्होंने जय जवान और जय किसान की बात कही, तो उसके पीछे जो संकल्प था उनका, उसको उन्होंने करके भी दिखा दिया पूरा। जब समय आया तो सर भी सामने कर दिया, बड़े आराम से कर दिया। तो उनकी मृत्यु के बारे में भी यहां पर बात उठी। अब थोड़ा सा उनके बारे में यह समझने की आवश्यकता है कि जब वो देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कितना बड़ा एक संकल्प लिया। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने धारा 370 को खत्म करने का संकल्प लिया, और ये प्रमाण के आधार पर बोल रहा हूं मैं आपके सामने। उनसे पहले वाला प्रधानमंत्री जो 16-17 साल देश का संचालन करके गया, जिनके मंत्रिमंडल में उन्हें मंत्री रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसके खिलाफ आवाज उठाना, और जब उसके नाम लेने वाले बहुत थे, जब भरी पार्लियामेंट में उसके गुणगान करने वाले बहुत थे, तब प्रकाशवीर शास्त्री जी को, जो गुड़गांवा से उस समय निर्दलीय सांसद हुआ करते थे, ये किसने कह दिया कि वो लाएं, और धारा 370 को हटाने का सितंबर 1964 में उन्होंने सबसे पहले प्रस्ताव लाने का काम किया था। 3-4 महीने पहले ही पंडित जवाहरलाल नेहरू का देहांत हुआ था, और उसके बाद वो आ जाता और कांग्रेस के बड़े नेता उसके समर्थन में आ जाते हैं, एक निर्दलीय सांसद के साथ आकर के खड़े हो जाते हैं कि धारा 370 को हटाइए। अभी 2 साल पहले देश को मार लगी थी चीन के हाथों, और एक संकल्पशील व्यक्तित्व जो उसको अभी बार बार कहा जा रहा है कि छोटे कद के, छोटे कद के, ठीक है, लेकिन वो सही संदर्भ में कहा गया, वो छोटे कद के नहीं थे, लेकिन उस महान कद्दावर नेता ने संकल्प लिया, और संकल्प लेते समय ये बात स्पष्ट की कि धारा 370 को हटाएंगे, क्योंकि ये धारा देश के लिए घातक हो चुकी है। ये गद्दारी भरी धारा है। धार्मिक आधार पर यदि देश का विभाजन हो चुका है, तो अब उन गतिविधियों को यहां पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रकाशवीर शास्त्री जी इसको लेकर के आते हैं, संसद में चर्चा होती है, चर्चा में लोग बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं, सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो जाता है चर्चा के दौरान। उसके बाद 1965 में चर्चा फिर हुई, लेकिन तब तक परिस्थितियां कुछ दूसरी हो चुकी थी, और पाकिस्तान के साथ युद्ध अनिवार्य होता जा रहा था। जिस देश को अभी 1962 में चीन के हाथों पराजय प्राप्त हुई थी, उस पर पाकिस्तान कुदृष्टि रख रहा था
ये सोच करके कि जो अभी कल परसों चीन ने पीटा है उसको तू पीट करके फटाफट सारा हिंदुस्तान ले लेगा। अभी 20 वर्ष नहीं हुए थे, 18 साल पहले की घटना थी जब वो 1947 में आवाज लगाया करते थे, लड़के लिया पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। ये नारा लग रहा था वहां पर और जोरदार तरीके से लगाया जा रहा था, इसको और जो हवा दी जा रही थी। कई शत्रु आपके देश के उसकी पीठ पर आकर के थप्पी मार रहे थे, कर दे काम, हम तेरे साथ हैं। तब उस फौलादी व्यक्तित्व ने देश का नेतृत्व किया और देश को नई उम्मीद जगाई, बताई, समझाई। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, थमेंगे नहीं। संकल्प ले लिया। अय्यूब खान शोर मचाता था, पाकिस्तान की सेनाएं हिंदुस्तान के लाल किले को फतेह करने ही वाली हैं। हिंदुस्तान का तिरंगा अब उतरा कि अब उतरा। जोरदार झूठा नाटक कर रहा था। लाल बहादुर शास्त्री एक दिन अचानक लाहौर जाकर के खड़े हो जाते, युद्ध के बीच में। युद्ध के बीच में लाहौर में जाकर के खड़े सैनिकों ने अपने बीच में अपने प्रधानमंत्री को देखा, सर आप यहां क्यों? तो सर क्या जवाब देते हैं? सर ने कहा कि पाकिस्तान के मिस्टर अय्यूब खान दुनिया के सामने ये शोर मचा रहे हैं कि मेरी सेनाएं अब, पाकिस्तान की सेनाएं अब लाल किले पर पहुंची, अब पहुंची। मैं पाकिस्तान के सदर को पाकिस्तान की धरती से ये चुनौती देता हूं, उसको समझाए देता हूं कि तेरी सेनाएं तो जहां खड़ी थी वहां खड़ी होंगी, लेकिन भारत का प्रधानमंत्री कहां खड़ा है ये देख ले। और ये बात उन्होंने भारतीय सेना के टैंक पर खड़े होकर के सैनिकों को संबोधित करते हुए कही थी कि अय्यूब खान देख ले कि मैं कहां खड़ा हूं। ये था उनका युद्ध के दौरान देश का नेतृत्व करने का जज्बा, जिनको विनम्रता की, शालीनता की, सौम्यता की प्रतिमूर्ति कहा जाता है। वो वीरता की भी कितनी ओजस्विता के साथ प्रतिमूर्ति थे, ये उन्होंने दिखा दिया था। और ये बात उन्होंने कही थी उस समय कि लोग कहते हैं कि मेरा कद छोटा है, मेरा कद छोटा है। जो लोग मेरा कद छोटा मानते हैं वो आज जाकर के टैंक में मुझे देख ले मेरा कद कितना बड़ा है। हौसले के साथ उन्होंने अपने कद को दिखा दिया था। पाकिस्तान की किरकिरी हो गई थी। अमेरिका जैसे उसके जो पीछे से थपकी देने वाले देश थे, उनको ये अकल आ गई थी, ये समझ आ गई थी कि हिंदुस्तान वीरों का देश है। यहां नेतृत्व कमजोर हो सकता है, नायक कमजोर हो सकते हैं किसी समय के, लेकिन यहां के हौसले कमजोर नहीं हो सकते। उस युग पुरुष ने, उस महान नेता ने अपना जज्बा दिखाया, देश को खड़ा किया। जो 2 साल पहले देश पिटा हुआ अनुभव कर रहा था, जिसका मनोबल तोड़ दिया गया था, और देश की पार्लियामेंट में देश के प्रधानमंत्री ने एक गीत गवाया था, आपको याद होगा, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, आओ सब रोएंगे क्योंकि हम पिट गए हैं। अपने आप भी रोया, देश को रुलाया, देश को पराजित मानसिकता में धकेल दिया, क्योंकि शांति के कबूतर उड़ा रहे थे सही समय पर। अरे शांति के कबूतर उड़ाने से काम नहीं चलता है।
क्योंकि राष्ट्र के लिए तो शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे, शस्त्र से राष्ट्र की रक्षा होती है। सावरकर जी ने कहा था, जब सत्यमेव जयते का शोर मच रहा था, सत्य की जय होती है, सत्य की जय होती है। अरे सत्य ने तो बहुत बार पिटवा दिया हमको पीछे, कभी जीते हम। तो उन्होंने कहा था शस्त्रमेव जयते कहिए, शस्त्रमेव जयते कहिए। इन शांति के कबूतरों को उड़ाने से काम नहीं चलता, काम चलेगा तो शस्त्रमेव जयते की परंपरा को निभाने से चलेगा, उसका निर्वाह करने से चलेगा। इसलिए विचारधारा को बदल दीजिए, विमर्श को बदल दीजिए, चिंतन को बदल दीजिए, विचारधारा को बदल दीजिए। और ये बात बिना कहे, बिना इसका प्रचार किए, अपने व्यक्तित्व से, अपने कृतित्व से, अपने आचरण से, अपनी कार्यशैली से इस महानायक ने करके दिखाई। और यही कारण है कि आज भी उसके लिए जो देखिए कितनी यहाँ पर श्रद्धांजलियां दी जा रही हैं, कितनी विनम्रता से लोग उनको याद कर रहे हैं, कितनी शिद्दत से याद कर रहे हैं। कारण केवल एक है कि उन्होंने देशभक्ति का काम किया था, देश के लिए काम किया। प्रधानमंत्री बन गए देश के। आप देखते हैं जैसे ही कोई एमपी बन जाए, प्रधानमंत्री की तो बात छोड़िए, पीएम का उल्टा कर दो एमपी बन जाए तो तुरंत वो जो धन्ना सेठ है ना, वो वहां पर पहुंच जाते हैं, ये ले लीजिए साहब, ये लीजिए, हम इसका सारे का फर्नीचर बदलवा देते हैं, आपके यहाँ का ये डेकोरेशन हम कराएंगे जी, ये हम कराएंगे। शास्त्री जी के जैसे ही प्रधानमंत्री बने, शास्त्री जी के यहाँ पर बनारसी साड़ी वाले पहुंच गए और ललिता जी को साड़ियां दिखा रहे थे। उस समय 1500 की, 1100 की, 1400 की, 1600, 1700 की। शास्त्री जी, ललिता जी उनको देख रही थी, पसंद कर रही थी। शास्त्री जी अपने कक्ष से निकलते हैं, ऐसे ही निकलते हैं, देखा तो बोले कि भाई कितने कितने की हैं साड़ियां? उन्होंने कहा 1500 की, 1600। सारी उनकी कीमत मत पूछने, कीमत नहीं बताई, पहले कीमत बताइए मुझे। उन्होंने ये कीमत बताई। उन्होंने कहा नहीं भाई, हम इतनी नहीं ले सकते, 100-200 वाली साड़ी 2-3 दे जाओ। उसने भरसक प्रयास कर लिया, लेकिन ललिता शास्त्री जी के लिए वही 200-300 की, 150 की साड़ियां ली। ये थी ईमानदारी। इसके कारण लोग उनको नमन करते थे। उन पर एक पुस्तक लिखी गई। पुस्तक का लेखक कहता है कि मैं शास्त्री जी को पसंद नहीं करता था जब वो देश के प्रधानमंत्री थे, सॉरी, कोई मंत्रालय देख रहे थे नेहरू के शासनकाल में। लेकिन जब उन्होंने देश का नेतृत्व युद्ध काल में किया तो मैंने सोचा कि ये तो शांति काल का नहीं, युद्ध काल का नेता है, ये तो महानायक है, मुझे इस पर लिखना चाहिए। फिर वो कहते हैं कि अमेरिका में एक सिद्धार्थ पर नाटक बन रहा था, महात्मा बुद्ध। तो उसमें सिद्धार्थ की भूमिका के लिए किसको चयनित किया जाए, उसका बनाने वाला सवाल पूछता था, आपकी खासियत क्या है? लोग बताते थे मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, मेरी ये क्वालिटी है, मेरे इतनी एजुकेशन है, मैंने ये किया है, मैं भारत के बारे में ये जानता हूं, फला फला फला। जिस आदमी को चयनित किया गया उसने विभाजी कहा कि मेरी 3 क्वालिटी हैं। अय्यर साहब ध्यान देंगे, उसने कहा कि मेरी 3 क्वालिटी हैं, मैं भूखा रह सकता हूं, मैं मौन रह सकता हूं, और मैं प्रतीक्षा कर सकता हूं। जब भूखा रहने का समय आया तो जो हमारे शुक्ला जी कह रहे थे,
सारे देश से कह दिया आत्मसम्मान के साथ खड़े होइए, एक दिन भूखा रहेंगे सब, एक दिन का व्रत करेंगे सब, छतों पे भी अनाज उगाइए, लेकिन किसी के सामने जाकर के कटोरा नहीं फैलाएंगे, भीख नहीं मांगेंगे किसी से जाकर। स्वाभिमान के साथ खड़ा होना सिखाया देश को मात्र 18 महीने में, और देश ने उनका अनुकरण किया। जो शास्त्री जी कह रहे हैं वही करेंगे। यहाँ कमेंट आ रही है कि हम सोमवार का व्रत आज भी रखते हैं। क्यों रखते हैं लोग? जी, एक बहुत सुंदर संदेश आया है। जी आर्य साहब, एक संदेश मैंने दिनेश जी ने लिखा है कि युद्ध काल में नेतृत्व करने वाला जो व्यक्ति होता है वो भगवान श्री कृष्ण से तुलना कर रहे हैं शास्त्री जी की। तो ये देखिए, ये भी अपने अपने मन के जो उद्गार हैं, जो सद्भाव है, वो आज पटल पर जो है वो निकल कर बाहर आ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं थोड़ी देर के लिए आपको रोकना चाहती हूँ यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास जो वीडियो आया है हमारे जवान का, वो वीडियो मैं दिखाना चाहती हूँ, और उसके बाद हम आपकी बात सुनेंगे, क्योंकि हमारे पास समय अब थोड़ा सा ही शेष बचा है, और एक प्यारा सा संदेश भी हम आप सबसे लेंगे। थोड़ी देर के लिए बस उनकी बात हम सुनते हैं। ये किरदारे जिंदगी का हिस्सा रह चुके हैं। ये हैं लेफ्टिनेंट कर्नल मनमोहन ठाकुर जी, और उनके वक्तव्य हम अभी सुन रहे हैं। उन्होंने कश्मीर से ये वीडियो हमें भेजी। इस कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार। आज के इस अवसर पर हम लोग लाल बहादुर शास्त्री जी को याद कर रहे हैं, और 1965 की लड़ाई में जो उनका महत्वपूर्ण योगदान था उसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। और ये बताना चाहता हूँ कि शास्त्री जी एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो बिल्कुल ही सादगी का जीवन पसंद करते थे, और उनके लाइफस्टाइल में बहुत कुछ हमें देखने को मिलता है। जय जवान जय किसान का नारा उन्होंने दिया। देश उस वक्त उस दौर से गुजर रहा था जब हमारे देश में अनाज का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पा रहा था, और उस समय ऐसे प्रयासों की ज़रूरत थी कि हमारा देश अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बने, और हरित क्रांति एक ज़रूरत आ पड़ी उस समय। उसके बाद एक श्वेत क्रांति भी चाहिए थी उस टाइम। दुग्ध उत्पादन के लिए आत्मनिर्भरता की तरफ हमारा कदम बढ़ रहा था। ऐसे में शास्त्री जी ने जो मार्गदर्शन दिए देश को, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और लोग उनको याद करेगा। मुझे व्यक्तिगत रूप से उनकी धर्मपत्नी ललिता शास्त्री जी से मिलने का एक बार मौका मिला, जब मैं स्टूडेंट लाइफ में उनके जो दिल्ली में आवास है, जो मेमोरियल बना हुआ है लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल, वहाँ पर मैं जब गया तो देखा कि आगे एक महिला गेट के पास चेयर पे बैठी हुई हैं, और किसी ने कहा कि ये शास्त्री जी की धर्मपत्नी है। तो मैंने जाके उनके पाँव छुए और उनसे मैंने आशीर्वाद लिया और उनसे जानना चाहा शास्त्री जी के बारे में। तो उन्होंने यही कहा कि मुझे हर दिन अच्छा लगता है कि मेरे पति के स्मृति में जो यहाँ पर बना हुआ है म्यूज़ियम, उसको देखने के लिए हज़ारों लोग आते हैं और मैं उन्हें देखने के लिए आती हूँ। सो ये मेरा एक सौभाग्य था। दूसरा बड़ा सौभाग्य मुझे मिला 1965 की लड़ाई का, जब स्वर्ण जयंती समारोह हमने दिल्ली में मनाया इंडिया गेट पर और राष्ट्रपति भवन में, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारत के उस टाइम के राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी सब आए थे। और उस समय मुझे इनके परिवार के सदस्यों को रिसीव करके और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिलाने का अवसर मिला था। तो मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूँ कि ऐसे महापुरुष के बारे में नज़दीक से जानने का, नज़दीक से समझने का मुझे अवसर मिला। देश को बहुत सारे प्रधानमंत्री मिले हैं, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जैसे प्रतिभा के धनी बहुत कम लोग हुए हैं। और
अचानक से उनका मृत्यु ताशकंद में हो जाना वो भी एक हमेशा के लिए चर्चा के विषय रह गया है, जिसका असली कारण हमें पता नहीं चल पाया है। परंतु हम आज के दिन में लाल बहादुर शास्त्री को याद करते हैं और उनके जो योगदान है देश के बढ़ोतरी में, देश के विकास में, आर्थिक विकास में, ये सब हमेशा के लिए हमें याद रहेगा और हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत हम आभारी हैं हमारे आदरणीय कर्नल साहब के कि उन्होंने अपना इतना सुंदर सा जो उनका अपना एक कुछ कहते हैं ना, कुछ यादें होती हैं जिंदगी में जो कभी आदमी भूल नहीं पाता है, तो इतनी सुखद, इतनी सुंदर याद उन्होंने अपने वीडियो के माध्यम से हम तक पहुंचाई है। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और शायद अय्यर साहब से हमारा संपर्क टूट गया है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में शायद जुड़ जाएंगे। बहुत सारी बातें हो गई। आर्या जी, आप अपनी बात पूरी करें, क्योंकि मैंने रोका था और उसके लिए मैं क्षमा भी चाहती हूँ। कई बार लय टूट जाता है, लेकिन मेरी भी अपनी एक मजबूरी है, मुझे रोकना पड़ता है कई बार, वो संचालन करने की एक जिम्मेदारी होती है। खैर, संगीता चौहान जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, अभिनंदन करती हूँ। सभी बहुत हमारे साथ सोनिया सोनम अक्स जी जुड़ गई हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। और उन्होंने मुझे बधाई दी है, आपको भी बधाई, आपका भी बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। क्योंकि देखिए, कोई भी कार्यक्रम सफल तब होता है जब आप जैसे श्रोता, आप जैसे दर्शक हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए आते हैं। आप हैं तो हम हैं, हमेशा मैं ये बात कहती हूँ और आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। सभी हमारे साथ इसी प्रकार बने रहें, जुड़े रहें। आर्य जी, आप अपनी बात रखें और संक्षेप में हम एक अपील भी करना चाहते हैं आज के कार्यक्रम के माध्यम से, कि जैसे कि सभी यही बात कह रहे हैं, कई संदेश ऐसे आए हैं, आप बाद में भी कार्यक्रम की आप देखेंगे कि वो संदेश अय्यर साहब हमारे साथ आ गए हैं, जुड़ गए, तो वो संदेश आएगा, देख पाएंगे आप कि उनकी जो मृत्यु हुई है और वो अभी भी एक रहस्यमय है। तो हम चाहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कहीं तो ये बात पहुंचे और इनकी जो एक मिस्ट्री जो है वो मिस्ट्री खुले और लोगों को पता चले कि वास्तविकता क्या थी, क्या बात थी। क्योंकि वो प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री थे और उनकी मृत्यु इस तरह नहीं होनी चाहिए। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। इतने बरस बीत गए, उसके बाद भी हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। ये हमारे लिए थोड़े से दुखद हमारी स्थिति है। आर्य जी, आप अपनी बात रखिए और फिर हम चलते चलते सभी से एक छोटा सा संदेश लेंगे जी। देखिए, इसमें लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु की जो बात है, मैं पहले तो सेमवाल जी के बारे में बताना चाहूंगा। ये जो संदेश दे रहे हैं, श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा, परित्रणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, साधुओं के कल्याण के लिए, सज्जन शक्ति के कल्याण के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए तो मैं बार बार आना चाहूंगा। यानी मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, यदि ये काम मुझे बार बार मिलता रहे तो मैं इसको निभाने के लिए अपने आप को सहर्ष समर्पित करता हूं, इसका अभिप्राय ये है। और सत्यव्रत सिद्धांत अलंकार जी ने गीता पर भाष्य लिखा, तो उसकी प्रस्तावना लाल बहादुर शास्त्री जी ने लिखी है। तो वो कहते हैं कि देखिए, जो वो किताब वाला जो लेखक है वो कह रहा है कि मैं भूखा रह सकता हूं, मैं प्रतीक्षा कर सकता हूं, मैं मौन रह सकता हूं। उसने कहा कि मैंने ये तीनों गुण अपने इस नायक में देखे, इसलिए मैं इसका कलम उठा रहा हूं आज। अब दूसरी बात आई है, जब ये देश के प्रधानमंत्री बने तो लाल बहादुर शास्त्री से पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित घोर घृणा करती थी, घोर घृणा। 3 मूर्ति भवन में उनको देखते हुए, चलते हुए, टहलते हुए वो ये कहती थी, ये कहां से आ गया, इसमें मेरा भाई रहता था। ये भारतीयता से जो नफरत करते हैं ना लोग, जिनकी दृष्टि में वो धोती कुर्ता वाला एक छोटे से कद का सीधा साधा सिंपल सा आदमी जो वहां पर भी चारपाई पर बैठता था प्रधानमंत्री भवन में, वो कहां से आ गया।
तो लाल बहादुर शास्त्री जिस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे थे, 70 हटाएंगे, फला हटाएंगे, 35 से हटाएंगे, इन बातों की तरफ, और उधर जाकर के पाकिस्तान के साथ संघर्ष किया तो उसमें विजय हो गए। ये इन लोगों को कहाँ पसंद आती चीजें? तो उसने जबरदस्ती इतनी गंदी भाषा में प्रयोग करते हुए उनसे बातें करती थी कि उनको वहां से 3 मूर्ति भवन नेहरू के लिए उसकी मेमोरियल बना करके छोड़ना पड़ा। ये भी एक इतिहास है। अब जो परिवार इतनी घृणा कर रहा हो, वो समझ चुका था कि इस प्रधानमंत्री पद पर तो केवल और केवल हमारी दावेदारी है। ये कहां से आ गया इसमें, और ये भी पॉपुलर हो गया। मृत्यु का एक कारण, इंदिरा गांधी कुछ भी नहीं थी, लेकिन इंदिरा गांधी को लाने के लिए रूस की ओर से प्रयास किए गए, क्योंकि शास्त्री जी ने किसी भी प्रकार के दबाव में आने से पूरी तरह मना कर दिया। यही कारण है कि उनका पोस्टमार्टम ना तो ताशकंद में कराया गया और ना दिल्ली में कराया गया। उनका शरीर नीला क्यों पड़ गया था? कुलदीप नैयर प्रेस सलाहकार थे उनके, बड़े नाम के पत्रकार थे, खूब जानते होंगे आप लोग। वो खुद लिखते हैं इस बात को, शरीर नीला हो गया था। डॉक्टर चुग जो कश्मीर से था, और टीएन कौल, कौल जो है नेहरू खानदान का मूल गोत्र है। ये नेहरू तो नहर के किनारे बसे थे, कोठी मिली थी इसलिए नेहरू हैं, लेकिन इनका मूल जो गोत्र है वो कौल है। शीला कौल या जो भी कौल आपने सुने, वो सब इनके परिवार के ये लोग होते हैं। टीएन कौल को वहां पर राजदूत बनाया गया था, रूस में राजदूत थे उस समय, नेहरू के जमाने से चले आ रहे थे। और टीएन कौल ने ही उस दिन भोजन कराया था। अंतिम भोजन उनके यहां से आया था रात को 10 बजे। उसके बाद भोजन की रिपोर्ट क्यों नहीं आई? टीएन कौल के यहां से भोजन क्यों आया? शरीर नीला क्यों पड़ गया था? और सबसे बड़ी बात जो ललिता शास्त्री जी ने कही थी कि सिर में चोट के दाग थे, यहां पर खून निकल रहा था। वहां अटैक यदि आया था तो अटैक में तो कहीं से खून निकलता नहीं। और फिर उसका यहां भी शास्त्री, ललिता शास्त्री जी कह रही है कि उसको जो पोस्टमार्टम कराइए ताकि सच्चाई सामने निकल करके आए। तो फटाफट सारे काम कर दिए गए। अंतिम संस्कार आते ही तैयारी कर ली गई पहले। आर्य जी, एक बात स्पष्ट दिखाई दे रही है हमें आपके वक्तव्य के दौरान कि एक प्रधानमंत्री का एक बड़ा रुतबा होता है, उनकी अपनी एक जगह होती है, उनका एक दबदबा होता है। बावजूद उसके राजनीति में सब संभव है, ऐसा लगता है। राजनीति की उठापटक या राजनीति की तोड़ मड़ोड़ की वजह से एक प्रधानमंत्री मौत के मुंह में चला जाता है, और उनकी जो जनता है उन्हें कुछ पता नहीं है, देश को कुछ पता नहीं है, दुनिया को कुछ पता नहीं है, और अभी तक कुछ पता नहीं है। एक लंबा अरसा बीत गया। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये बहुत ही उस समय भयावह स्थिति रही होगी? एक प्रधानमंत्री को गुमनामी मौत मिल गई। जी, मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि एक दबा हुआ इतिहास है, एक विलुप्त इतिहास का अध्याय है शास्त्री। वर्तमान सरकार से भी उनके परिवार के लोग कह रहे हैं कि उसकी जांच करा दो, उनके कारण क्या रहे थे जरा बता दो, खुलासा कर दो। लेकिन ऐसी क्या मजबूरियां हैं? कौन कौन लोग हमाम में नंगे हो जाएंगे, कौन कौन दिखाई देंगे? क्या उनमें से अभी कोई जीवित हैं या उन बड़े चेहरों को छुपाए रखना चाहते हैं? राज भी गहरे हैं और दाग भी गहरे हैं, गहरे सवाल है। इनको, शास्त्री जी को जब लोकप्रियता में इतने आगे निकल रहे थे, जा रहे थे, तो वो लोग थे कौन
और फिर इतनी जल्दी क्या हो गई थी कि फटाफट इंदिरा गांधी को जो देश की प्रधानमंत्री बनाया गया। 11 जनवरी को उनका देहांत होता है, संस्कार होता है अगले दिन आकर के, और गुलजारीलाल नंदा को तात्कालिक आधार पर जो कार्यकारी प्रधानमंत्री बनाया जाता है। 24 जनवरी को उनको शपथ दिला दी जाती है। एक केवल स्टूडेंट लड़की, तो कहीं ना कहीं बहुत षड्यंत्र था, गहरा षड्यंत्र था। रूस मानना कि हमारा मित्र है, लेकिन 1984 में भी उसकी केजीबी, हमारे यहाँ पर गुप्तचर संस्था जो उसकी है, वो आपके यहाँ की जासूसी कर रही थी। उसके दस्तावेज निकल करके आए थे, फिर मामला दबा दिया गया। तो कहीं ना कहीं दाल में काला नहीं है, सारी दाल ही काली दिख रही। और उसमें ललिता शास्त्री जी पहले दिन से कहती आ रही थी, उनके बेटे हरिकृष्ण शास्त्री उसको बात को उठाते रहे हैं, और यहां तक कि उस कांग्रेस को छोड़ करके चले गए इस बात को लेकर। क्या आप करते क्यों नहीं है इस काम? लेकिन इसके बावजूद देश के लोगों ने अपने प्रधानमंत्री को सम्मान देने में किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी। आज भी यदि सम्मान के साथ कोई नाम लेते हैं किसी प्रधानमंत्री के लिए, तो जो भी कोई बोलेगा शास्त्री जी बोले। नेहरू को एक बार नेहरू बोल सकता है, गांधी को गांधी बोल सकता है, लेकिन इनके नाम के पीछे हर व्यक्ति शास्त्री जी लगाएगा। जी, कहीं एक बात और सामने, जी आर्य जी, एक बात और सामने आई। विनोद भट्ट जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ, आप सभी का बहुत आभार। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी है, 2 अक्टूबर को शास्त्री जयंती भी है, लेकिन लोग शास्त्री जयंती नहीं मनाते हैं। ये भी एक दुर्भाग्य की बात है। हालांकि ये जो कार्यक्रम है, ये हम उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, एक ऐसे युग पुरुष को हम याद कर रहे हैं। और वो जो छोटी छोटी बातें हैं, साड़ी वाली बात हो गई, या उनको ताशकंद में किस प्रकार उनकी मृत्यु हुई, और वो अभी भी एक रहस्य है, उस रहस्य से उजागर करने के लिए हम हाथ जोड़कर अपील करते हैं, ये कार्यक्रम जहां भी पहुंचे, कहीं तो हमारी बात पहुंचे, कहीं तो हम जान पाए, हमारी पीढ़ी जान पाए कि सच्चाई क्या थी। और बस मैं यही कहना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे पास समय बहुत ज्यादा हो गया है, छोटा छोटा अगर आप संदेश देना चाहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, अगर हमने भी ये विषय चुना, तो क्या लगता है कि ये विषय जो है, ये लोगों तक एक बात पहुंचाने के लिए, कि हम अपनी उन विचारधाराओं को मिटने ना दें, उन विचारधाराओं को हम हमेशा अपने जहन में रखें। हम याद रखें कि जो युग पुरुष हमारी मिट्टी में जो पैदा हुए, जिन्होंने अपने देश के लिए, अपने किसानों के लिए न सिर्फ अपने प्राण की आहुति दे दी, बल्कि उन्होंने बहुत सशक्त कदम भी उठाए, जिससे समाज का, जिससे देश का कल्याण हो सके। वैसे युग पुरुष को हम किस रूप में याद करेंगे? क्या पीढ़ी दर पीढ़ी इसी तरह हम उन्हें श्रद्धांजलि देंगे सच्चे हृदय से, या अनुकरण करेंगे, उनके विचारधाराओं को मानेंगे, उनके जो ईमानदारी के जो एक मिसाल रहे हैं, वो सब ईमानदार रहेंगे? ये सारी बातें जहन में उठती रहती हैं, और ये सब कौंधती रहती हैं कि क्या कुछ होने वाला है। अय्यर साहब, चलते चलते क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जी, मेरा संदेश तो ये है कि हम संदेश औरों को न दें, हम जीवन में भी अपनाएं उसको, है ना? तो यह है कि आजादी का अभिप्राय क्या महज उच्छृंखलित हो उड़ना है, या कि जमीन से, जड़ों से भी जुड़ना है? तो हम जमीन से, जड़ों से क्या बात है। जुड़े। धन्यवाद बहुत वाह बहुत। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आर्य जी, आप अपने विचार भी व्यक्त करें जो अंत में आपका रह गया था, और साथ में एक संदेश भी आप जरूर दें। शुक्ला जी हमारे साथ बहुत देर तक जुड़े हुए हैं, तबीयत भी सही नहीं है। शुक्ला जी, चलते चलते आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे शौक लोग करते हैं, तो मैं शास्त्री जी को नमन करके ये कहूंगा कि दुनिया का अगर सबसे महंगा कोई शौक है, वो ईमानदारी है। जी, क्या बात है। उस शौक की कीमत भी चुकानी पड़ती है। बहुत सुंदर बात आपने कही। आर्य जी, क्या कहेंगे?
जी, मैं अपने संदेश के रूप में उपस्थित मंचासीन विद्वानों के लिए एक ही संदेश देना चाहूँगा कि इतिहास की सरिता पावन गंगा है और इसमें जो पापी लोग इसको प्रदूषित कर रहे हैं, इसका विकृतीकरण कर रहे हैं, उनके षड्यंत्रों से सावधान रहें। गंगा सफाई अभियान वहाँ नहीं, यहाँ भी चलना है और इस अभियान के साथ पीछे ना हटें, बल्कि इसके साथ अपने आप को जोड़ें, समन्वित करें, उन तथ्यों को लाने का प्रचार प्रसार में लाने का काम करें जिनसे हमारे ऐसे इतिहास नायकों के साथ में बहुत भारी अन्याय हो गया। अन्याय से मुक्ति दिलाने के लिए इतिहास की कैद में पड़ी हुई ऐसी महान आत्माओं को, विभूतियों को बाहर निकालने का काम हमको करना, उनको न्याय दिलाना। जी, बहुत बहुत आभार आपका, हमसे जुड़े इतनी सारी बातें कही आपने। बहुत कुछ ऐसा कहा जैसे कि शुरू में ही कार्यक्रम के मैंने कहा था कि हम जरूर आर्य जी से वो सारी चीजें जानेंगे जो अमूमन किताबों में या बाकी चीजों में हमें दस्तावेजों में चीजें नहीं मिलती हैं, वो आपके माध्यम से हमें प्राप्त होंगी। और कहीं ना कहीं इस धरा के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए आप धरोहर हैं, तो हम आपको नमन करते हैं। आपके द्वारा बहुत सारी ऐसी जानकारियां हमें प्राप्त हुई हैं जो कहीं ऐसी जगह नहीं मिलती है। और सत्येंद्र शुक्ला जी का विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। तबीयत खराब होने के बावजूद वो जुड़े रहे पूरे समय और उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। मनमोहन ठाकुर जी जो कि हमारे कर्नल हैं, उनका भी मैं विशेष आभार व्यक्त करती हूँ अपने सुंदर वक्तव्य के लिए जो वीडियो के माध्यम से हम तक पहुंचाई। और डॉक्टर श्रीनिवासन अय्यर जी का विशेष आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत सुंदर वक्तव्य उनका रहा। हमेशा की तरह एक एक जो शब्द है वो मोती की तरह पिरो कर लेकर आते हैं। तो बहुत आभार आपका। और शास्त्री जी को नमन करने की जो बात है, श्रद्धांजलि देने की जो, जी मैं ये भी बताना चाहूंगा, श्री देवेंद्र सिंह आर्य जी जो जुड़े हैं वो मेरे पिता जी, तुल्य ज्येष्ठ भ्राता हैं और उनका आशीर्वाद अच्छा मिल रहा अच्छा, था। बहुत उनको विद्वान है मेरा भी प्रणाम। जी मुझे उनको मेरा भी नमस्कार। पत्र के जी जो है जी जी चेयरमैन भी हैं। बहुत बहुत हम आभारी हैं देवेंद्र जी। बहुत सुंदर संदेश आपने, बहुत एक सुंदर संदेश आया है हमारे मंच के लिए, वो मैं जरूर पढ़ना चाहती हूँ। उचित मंच से उचित बात उठाई गई है, बहुत बहुत आपका आभार। और संगीता चौहान जी लगातार बनी हुई है, दुर्गा नागले जी बनी हुई है, दिलराम भारद्वाज जी हमारे साथ बने हुए हैं, कल्पना जी बनी हुई अनिल है, कुमार नरुला, डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी बनी हुई है जी। अनिल नरुला जी जुड़े हुए और हैं, उनके बहुत बड़े अधिकारी जी रहे हैं अनिल आप। जी जुड़े हुए हैं। जी, आप सभी का तहे दिल से मैं आभारी हूँ। और बहुत क्या कहूँ, कई बार शब्द नहीं मिलते हैं, लेकिन बस मेरी मुस्कान आपको बता देगी कि मैं कितनी आह्लादित हूँ। आपकी उपस्थिति हमेशा कार्यक्रम को एक नई दिशा देती है और आप सब वक्ता के रूप में हमारे इस पटल की शोभा बढ़ाने आए, आपका बहुत बहुत आभार। अगली बार नई परिचर्चा, नया विषय, हम बात करेंगे टॉयलेट पे, क्योंकि हम बात उन सब विषयों पर करते हैं जो जिस पर कोई बात नहीं करना चाहता। तो इसलिए अगली बार डॉक्टर मीता गुप्ता खूबसूरत संचालन करती हुई परिचर्चा में आएंगी और अपने प्यारे प्यारे वक्ताओं के साथ। आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, कार्यक्रम को शेयर करते रहिए। और एक उद्देश्य है हमारा कि अगर हम शास्त्री जी को आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उन्हें नमन कर रहे हैं, तो हमारी बात भी लोगों तक पहुंचे, उस उच्चाधिकारियों तक पहुंचे जिनके कान में कहते ना कि वो भगत सिंह कहते थे ना कि बहरों को धमाके की जरूरत पड़ती है सुनाने के लिए। तो कहीं ना कहीं हमारी बात पहुंचे और वो जो एक बात छूट गई है कि आखिर उनकी मृत्यु किस रूप में हुई, क्या कुछ हुआ, ये खुलासा जरूर होना चाहिए। हमारे जीते जी हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो हमारे मरने के बाद हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, उन पीढ़ी तक भी ये बात जरूर पहुंचे। इसी आशा के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार। अगली बार मिलते हैं शाम 7 बजे रविवार। तब तक के लिए आगे दीजिए। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।